दोस्तों, कभी कभी मिट्टी के नीचे दबी ईंटें भी बोलती हैं। और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ की हर ईंट 1,000 साल की कहानी सुनाती है। ये बिहार की पवित्र धरती है। और यह जगह है नालंदा। एक ऐसी जगह जहां कभी 10,000 छात्र पढ़ते थे, जहां से ज्ञान की रोशनी चीन, तिब्बत, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचती थी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। लेकिन आज यहां बचे हैं सिर्फ खंडहर। और इन खंडहरों में आज हम खोजेंगे एक भूली हुई दुनिया, एक ऐसा भारत जो कभी था, जो फिर हो सकता है। दोस्तों, नालंदा को आज हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था। यह था एक महाविहार, यानी एक विशाल मठ और विद्यालय का संगम। एक ऐसी जगह जहां भिक्षु, विद्यार्थी और विद्वान साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और इसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। नालंदा बिहार के राजगीर शहर से सिर्फ 16 किलोमीटर उत्तर में है, पटना से लगभग 90 किलोमीटर। यह स्थान 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी लगभग 1,600 साल तक एक जीवित संस्था था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यह था दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। यानी यहां छात्र न सिर्फ पढ़ते थे, वो यहां रहते भी थे, खाते पीते थे, सोचते थे, बहस करते थे। इस परिसर का कुल क्षेत्रफल था लगभग 16 वर्ग किलोमीटर। अभी तक जो खुदाई हुई है वो सिर्फ 1.8 वर्ग किलोमीटर की है, यानी बाकी 90% नालंदा अभी भी जमीन के नीचे दफन है। सोचिए, ये खंडहर जो हम देख रहे हैं, यह तो सिर्फ एक झलक है। नालंदा की स्थापना का श्रेय जाता है गुप्त सम्राट कुमार गुप्त को, 5वीं शताब्दी ईस्वी में। लेकिन इस भूमि का इतिहास और भी पुराना है। कहा जाता है कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने यहां यात्रा की थी। उनके प्रिय शिष्य सारिपुत्र, जो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण भिक्षुओं में से एक थे, का जन्म यहीं नालंदा में हुआ था। बाद में सम्राट अशोक ने यहां एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया, सारिपुत्र की स्मृति में। वही स्तूप आज भी यहां खड़ा है और यह इस पूरी जगह का सबसे पहचाना प्रतीक है।
गुप्त काल में जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, नालंदा अपने चरम पर था। यहाँ पढ़ाया जाता था बौद्ध दर्शन, वेद और उपनिषद, तर्कशास्त्र, लॉजिक, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, गणित, कला और साहित्य। यानी यह सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था, यह ज्ञान का एक संपूर्ण केंद्र था और यहां प्रवेश पाना आसान नहीं था। हर छात्र को प्रवेश परीक्षा देनी होती थी, एक कठिन मौखिक परीक्षा। बताया जाता है कि सिर्फ 20% छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो पाते थे। यहां एक साथ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। जरा सोचिए, आज से 1,500 साल पहले 10,000 छात्र एक जगह पर। नालंदा की कीर्ति सिर्फ भारत तक नहीं थी। यहां छात्र आते थे चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और फारस, अब का ईरान से। इनमें सबसे प्रसिद्ध था हुवेन त्सांग, चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री। वो 7वीं शताब्दी में यहां आए थे। उन्होंने नालंदा में कई साल बिताए और जब वो वापस चीन गए तो अपने साथ सैकड़ों बौद्ध ग्रंथ लेकर गए। हुवेन त्सांग ने नालंदा का जो विवरण लिखा, वो आज भी इतिहासकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। उन्होंने लिखा, यहां के शिक्षक इतने विद्वान हैं कि उनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते हैं। एक और प्रसिद्ध यात्री थे इत्सिंग, भी चीन से। उन्होंने 7वीं शताब्दी के अंत में यहां की यात्रा की और यहां 10 साल तक रहे। इन यात्रियों के विवरणों ने दुनिया को बताया कि भारत में ज्ञान का एक ऐसा केंद्र है जो बेजोड़ है। दोस्तों, अब आते हैं उस चीज पर जो मेरे दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। नालंदा का पुस्तकालय, इसका नाम थी जीव रत्न सागर, मतलब ज्ञान का सागर। यह पुस्तकालय 3 विशाल इमारतों में फैला था जिनके नाम थे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। यहां लाखों पांडुलिपियां थीं, हस्तलिखित ग्रंथ, सदियों की मेहनत से संकलित ज्ञान, बौद्ध धर्म, हिंदू दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल, सब कुछ। और फिर 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी आया, तुर्क आक्रमणकारी। उसने नालंदा पर हमला किया, मठों को तोड़ा, भिक्षुओं को मारा और उस पुस्तकालय में आग लगा दी। कहा जाता है कि वो पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा। 3 महीने। इतना ज्ञान था वहां कि आग बुझाने का नाम नहीं लेती थी, और जो ग्रंथ बचे थे उन्हें पढ़ने वाले भिक्षु मारे जा चुके थे, क्योंकि बख्तियार खिलजी को लगा कि यह एक किला है जहां मुसलमान नहीं है, इसलिए यह दुश्मन का ठिकाना है। उसे शायद पता भी नहीं था कि वो इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक तबाहियों में से एक को अंजाम दे रहा है।
नालंदा का वो पुस्तकालय, वो ज्ञान फिर कभी वापस नहीं आया। और अब हम यहां खड़े हैं, इन खंडहरों में। यहां जो दिखता है वो सब लाल ईंटों से बना है, कुषाण वास्तुकला शैली में। 3 से 6 मंजिल ऊंची इमारतें थीं कभी। अभी तक जो खुदाई हुई है उसमें मिले हैं मठ, मोनास्ट्रीज। यहां 10 मठ थे। हर मठ में एक आंगन के चारों तरफ कक्ष बने थे, जहां छात्र और भिक्षु रहते थे। एक मुख्य द्वार था और सामने एक मंदिर। स्तूप नंबर 3, सारिपुत्र स्तूप। यह इस पूरे परिसर का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था, लेकिन इसके बाद इसे 7 बार और विस्तारित किया गया, अलग अलग राजाओं ने। आज जो सीढ़ियां दिखती हैं वो 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी की हैं। इस स्तूप के चारों तरफ बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी हैं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हुए। व्याख्यान कक्ष, लेक्चर हॉल्स, कहाँ पढ़ाई होती थी वो जगहें भी मिली हैं खुदाई में। कुएं और जलाशय, हर मठ के पास पानी की व्यवस्था थी। यह उस समय की सिविल इंजीनियरिंग का प्रमाण है। नालंदा पुरातत्व संग्रहालय, एक परिसर के बिल्कुल पास, मात्र 100 मीटर दूर, एक म्यूजियम है। यहां मिली मूर्तियां, बुद्ध की प्रतिमाएं, जले हुए चावल के दाने और अन्य अवशेष रखे हैं। यह म्यूजियम अपने आप में एक अलग दुनिया है। और बिल्कुल पास में है ब्लैक बुद्ध टेम्पल, जहां काले बेसाल्ट पत्थर से बनी 9 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, भूमि स्पर्श मुद्रा में। दोस्तों, नालंदा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का सपना देखा। भारत, सिंगापुर, चीन और कई अन्य देशों के साथ मिलकर एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, राजगीर के पास। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम संसद में पास हुआ और 1 सितंबर 2014 को, लगभग 800 साल बाद, नालंदा में फिर से पढ़ाई शुरू हुई, सिर्फ 15 छात्रों के साथ। लेकिन यह शुरुआत थी एक नए युग की। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आज भी दुनिया भर से छात्रों को आमंत्रित करता है, जो उसी भावना को जीवित रखने की कोशिश करता है जो कभी नालंदा महाविहार में थी। इतिहास का पहिया घूम रहा है दोस्तों। इन खंडहरों में खड़े होकर मुझे एक अजीब सी अनुभूति होती है। यहां जो ईंटें हैं, ये सिर्फ ईंटें नहीं हैं। ये हैं उन विद्यार्थियों की यादें जो हजारों किलोमीटर चलकर यहां आते थे। ये हैं उन शिक्षकों की विरासत जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान को समर्पित किया। ये हैं उस भारत का प्रमाण जो कभी विश्व गुरु था, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से। बख्तियार खिलजी ने इमारतें जलाईं, पांडुलिपियां जलाईं, लेकिन वो एक चीज नहीं जला सका, वो है विचार। क्योंकि जो ज्ञान ह्वेन त्सांग छीन ले गए, जो विचार तिब्बत और कोरिया पहुंचे, जो बौद्ध दर्शन आज भी दुनिया भर में जीवित है, वो नालंदा की अमर विरासत है। और इसीलिए आज भी यह जगह इन टूटी हुई ईंटों के साथ भी खड़ी है, बोल रही है, जीवित है। अगर आप कभी बिहार आए, जरूर आई हो नालंदा। सुबह आइए, जब धूप अभी निकल रही हो। ये खंडहर उस वक्त सोने जैसे चमकते हैं। एंट्री फी भारतीयों के लिए मात्र 15 रुपए, विदेशियों के लिए 200 रुपए। टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। ये था आज का सफर